हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स फॉर यू विनोद चानल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन 9th क्लास की जो विज्ञान की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 ध्वनि स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आप इसे अच्छे से वाच करना। आज का अपना टॉपिक है ध्वनि, साउंड। पहला तो किसे नहीं आता बच्चों कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ध्वनि वह होती है जिससे हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न क्या हो। ध्वनि वह होती है जिससे हमारे कानों में हमें श्रुति संवेदना उत्पन्न हो। तो बच्चों ध्वनि वह होती है जिससे हमारे कानों में श्रुति संवेदना उत्पन्न हो। श्रुति क्या होती है? ये हमारे पास दो नए वर्ड्स आ गए। श्रुति का तात्पर्य यहाँ पे सुनने से, हमारे कानों द्वारा सुने जाना। श्रुति का अर्थ है यहाँ पे सुनना। और अपन ध्वनि को सुनने के बाद जब महसूस करते हैं उससे अपन संवेदना कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदना का अर्थ है महसूस करना। क्या अर्थ है? महसूस करना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई। अगर फिर भी कहीं आपको ये कठिन लगे तो इसके अपन आसान शब्दों में परिभाषा बोले तो कह सकते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा बोल रहा हूं आपको। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जिससे हमें सुनाई देता है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। दोस्तों ये ऊर्जा है ध्वनि की। वैसे तो बहुत सी प्रकार की ऊर्जा होती है, ये एक यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि एक ऊर्जा कौन सी? यांत्रिक का रूप है जिससे हमें सुनाई पड़ता है, सुनाई पड़ता या देता है, एक ही बात है मित्रों। तो ध्वनि की हमारे पास दो परिभाषाएं होगी। आप चाहें तो ये यूज ले सकते हैं, आप चाहें तो ये यूज ले सकते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूं कि ध्वनि सुनाई कैसे देती है, हमारे कानों तक कैसे आती है। तो जब एक पहला व्यक्ति, मान लेते हैं ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, मान लेते हैं ये राम है, ये श्याम है। जब राम हम पढ़ रहे हैं ध्वनि, मैं बताना चाह रहा हूं आपको मित्रों कि हमें ध्वनि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब राम को अपने मन के विचार प्रकट करने हो, क्या करने हो? मन के विचार प्रकट करने हो, तो वह यहां से कुछ ध्वनि निकालता है और इस ध्वनि को श्याम
अपने कानों के द्वारा ग्रहण करता है। क्या करता है? अपने कानों के द्वारा ग्रहण करता है और राम के मन की बात को जान लेता है। यानी एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। अब अपन ध्वनि के स्रोत के बारे में बात करते हैं। ध्वनि के कौन कौन से स्रोत हैं? तो मित्रों, स्रोत हम पढ़ रहे हैं ध्वनि के स्रोत। ध्वनि के स्रोत तो मैं आपको बता देता हूं, ध्वनि के दो प्रकार के स्रोत होंगे। पहला जो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत जैसे कि झरनों से पानी का गिरना। मैं लिख देता हूं, झरनों से पानी का गिरना। दूसरा, बादलों का गरजना। आपने देखा होगा बादलों का गरजना। या फिर ऐसी ध्वनियां जैसे कि पशु पक्षी इत्यादि, यानी पशु पक्षी की ध्वनि आदि। अब अपन बात करते हैं कि कृत्रिम स्रोत। दोस्तों, प्राकृतिक स्रोत का तात्पर्य है जिससे हम बदल नहीं सके, जो स्वतः अपने आप हो रहा हो, जैसे कि झरनों से पानी का गिरना, ये एक प्राकृतिक घटना है। बादलों का गरजना, ये एक स्वतः प्रक्रिया है, ये एक स्वतः होती है। और इसी तरह पशु पक्षी की आवाजें जैसे कि तोते, चिड़ी, मैना, ऐसे इन चीजों का गूंजना, इनका चहचहाना, ये सब। अब कृत्रिम का अर्थ होता है जिसे हम स्वयं पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपने बांसुरी को बजाते हुए देखा होगा, करसम जी की बांसुरी। फिर वायलिन, सितारा, एक तारा मीराबाई का। आप भजन कीर्तन के अंदर जाते हो तो वहां पे एक तारा, ढोलक वगैरह ये सब देखते हो ना, ढोलक भी लिख देता हूं मैं। ये सब क्या है? ये कृत्रिम है, ये हमारे द्वारा बनाए हुए, ये इस ध्वनि का स्रोत है। ये क्या है? इस ध्वनि के स्रोत है। हमने जाना है कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि को आसान भाषा में क्या कहा जा सकता है। फिर ध्वनि की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अपने मन के विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करने के लिए हमें ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमने देखा है ध्वनि के स्रोत। हमने क्या देखा? ध्वनि के स्रोत। अब हम ध्वनि संचरण करती है। संचरण का तात्पर्य होता है दोस्तों गति करना। जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है तो वह किस चीज का सहारा लेती है? तो मित्रों, ध्वनि का संचरण आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाना ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो और आप जब चाहे रिवीजन कर सकते हैं। ध्वनि का संचरण। मित्रों, संचरण का तात्पर्य होता है गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जो संचरण होता है ध्वनि का, संचरण के लिए पहले तो माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम। आप अपने हाथ में जो आपकी बुक है उसके ऊपर जो जगह बची हुई होती है उस पे आप लिख सकते हैं। नोट के अंदर बताता हूं आपको मैं।
माध्यम, माध्यम क्या होता है? हमारे यहाँ माध्यम की बात आती है तो माध्यम क्या होता है? तो मित्रों, किसी वस्तु के कंपन, ध्वनि कंपन के रूप में चलती है। ध्वनि क्या करती है? कंपन करती है। किसी वस्तु के कंपन जिस पदार्थ पर होता है, जिस पदार्थ में होता है वही पदार्थ माध्यम कहलाता है। तो मित्रों, माध्यम क्या होता है कि किसी वस्तु, मान के चलते हमारे पास एक लोहे की छड़ है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके स्कूल के अंदर जो घंटी होती है, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर जो घंटी होती है, जो हाफ टाइम के लिए, जो आपकी आधी छुट्टी होती है तब बजाई जाती है, इस तरह से आपकी वो घंटी होती है। जब आप इसमें एक लोहे की छड़ का आघात करते हो, टन टन की आवाज आती है, तो किसी वस्तु के कंपन, यानी जब इस पे हम डंडे से चोट करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर कंपन पैदा होता है, और वो कंपन कहां हो? इसी घंटे के अंदर। तो ये क्या होगा? इसका माध्यम क्या है? तो मित्रों, ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा है। मैंने पहले भी बताया था, ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हुआ माध्यम किसे कहते हैं, हमने बता दिया। हमने जाना है कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी स्थानांतरण होती है। तो वो माध्यम कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूं कि ध्वनि ठोस, जैसे घंटी का बजना, द्रव एवं गैस, इन तीनों में संचरित हो सकती है। इन तीनों में, यानी ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित होती है। कैसे होती है मैं आपको ये भी बता देता हूं। सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि संचरित होती है। ये जो मैंने सिंबल बनाया इसका अर्थ होता है ठोस में अत्यधिक बजाय द्रव के, और द्रव से कम किसमें होती है? गैस में। यानी ध्वनि जो संचरण करती है वो गैस की बजाय ठोस में ज्यादा करती है। तो ध्वनि संचरण कहां नहीं कर पाती? ध्वनि संचरण वहां नहीं कर पाती जहां निर्वात, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर पाती। अब आपके पास एक नया नाम आया है, निर्वात। तो बच्चों, निर्वात वह होता है वायु रहित, आप आसान शब्दों में कहें तो कह सकते हैं वायु रहित वातावरण निर्वात करना है। वायु रहित वातावरण निर्वात करना। एक दोस्तों,
जब ध्वनि किस दिशा की ओर संचरित करती है, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ध्वनि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर संचरित होती है। जहां पे दाब अधिक होगा उससे कम दाब की ओर संचरित होती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम स्पीकर को ऑन करते हैं, आपने डीजे बजाते होते हैं वैसे देखा होगा, उसमें स्पीकर होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर जो विशालकाय स्पीकर रखे होते हैं, वो क्या करते हैं, बार बार कंपन करते हैं और एक तरह से वो धक्का देते हैं। क्या करते हैं, धक्का देते हैं, यानी दाब लगाते हैं, यानी उच्च दाब उत्पन्न करते हैं, जिससे ध्वनि बहुत दूर तक जाती है। क्या जाती है, बहुत दूर तक जाती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर संचरित होती है। फिर हम जानते हैं कि संचरण के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है। हमने ध्वनि का संचरण देखा है। ध्वनि का संचरण, ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या होता है, माध्यम मित्र वह होता है जिसमें पदार्थ कंपन करते हैं। आसान सा, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। फिर बात आती है ध्वनि कौन से माध्यम में संचरण करती है। ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में कंपन करती है। अब हमने देखा था कि ध्वनि कहां पे संचरित नहीं कर सकती, निर्वात के अंदर ध्वनि संचरण नहीं कर पाती। फिर निर्वात होता क्या है, निर्वात वायु रहित वातावरण को कहते हैं। फिर बात आई ध्वनि की दिशा कौन सी होगी। ध्वनि की दिशा भाई साहब वही होगी जो उच्च दाब से निम्न दाब की। अब बच्चों हम संचरण के आधार पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते थे ना, साथ साथ में अच्छे से नोट्स बना। आपको आज के बाद साइंस कभी भी कठिन नहीं लगेगी। संचरण के आधार पर ध्वनि दो प्रकार की, संचरण के आधार पर ध्वनि दो प्रकार की होती है। जो ध्वनि की तरंगे है ना, वो दो प्रकार की होती है। तो पहली कौन सी होगी मित्रों, पहली अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग। और दूसरी मैं यहां पे लिख देता हूं, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग। मित्रों, जो अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग होती है ना, वो अपनी लंबाई की लंबवत गतिशील होती है। जैसे कि ये लंबाई है, इस लंबाई की ये लंबवत गतिशील होती है। इस तरह से क्या होती है, लंबाई की लंबवत गतिशील होती है। तो हम लिख सकते हैं यह अपने लंबाई के लंबवत संचरण करती है।
अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग कौन सी होती है? वे ध्वनि तरंगें, हम इसकी परिभाषा दें तो लिख सकते हैं वे ध्वनि तरंगें जो संचरण के लंबवत हो, अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे हमने एक तनी हुई डोरी ले ली। आपने कभी देखा होगा जब अपन इस तरह से किसी रबड़ को खींचते हैं या किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, जो भी है, हम इस तरह से, हम जब भी इस तरह से धागे को खींचते हैं, उसको यहां से पकड़ के यहां से इस तरह लंबवत नीचे या ऊपर की ओर खींच के छोड़ते हैं, तो उसके अंदर कंपन पैदा होता है और ये धागा इस तरह से गति करने लग जाता है। तो ये इसी का उदाहरण है। हम लिख सकते हैं तनी हुई डोरी विकंपन। दूसरा उदाहरण देखें हम तो ध्वनि तरंग। अपन जो बोलते हैं इसी की तर्ज पर बोलते हैं, इसी का एक उदाहरण है। अब अपन बात करते हैं अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग। ये ध्वनि तरंगें अपनी लंबाई से अनुदिश संचरण करती है। अनुदिश संचरण करती है। मित्रों, संचरण का तात्पर्य, अनुदिश का अर्थ होता है कि दिशा में। जो हमारे पास एक नया वर्ड है अनुदिश, इसका तात्पर्य होता है कि दिशा में या जिस तरफ। अब इसकी अपन परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि वे ध्वनि तरंगें, वे ध्वनि तरंगें जो अपनी लंबाई के लंबवत के लंबाई के अनुदिश संचरण करें। अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग कहलाती है। इसके अपन एग्जाम्पल की बात करें, इसके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ये अपने तनी हुई डोरी, अपन इसकी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल स्प्रिंग की गति। स्प्रिंग में क्या होता है, अपन जैसे ही स्प्रिंग को एक छोर से खींचते हैं, एक छोर को पकड़ के दूसरे छोर को खींचते हैं, तो उसके अंदर इस तरह से गति होती है। वो एक लंबाई की दिशा में होती है।
एक लंबाई की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं अपन? स्प्रिंग की गति। अनुदैर्ध्य तरंग की गति क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग का एग्जाम्पल, यानी इसमें ध्वनि की जो कंपन है, ध्वनि की कंपन है वो एक ही दिशा में, लंबाई दिशा में कंपन करती है। मित्रों, मैं आपको कुछ स्पेशल बातें बता रहा हूं, उसके बाद अपन ध्वनि के अभिलक्षण पढ़ेंगे। ध्वनि के अभिलक्षण पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक बातों का हमें पता होना चाहिए। एक तो मित्रों, हम ध्वनि का ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं। हाँ जी, ध्वनि का ग्राफीय निरूपण। ध्वनि का ग्राफीय निरूपण ये लो जी, ये हमने क्या किया है? ध्वनि का ग्राफीय निरूपण। ये यहां पे अपने P दाब ले लिया है, और ये यहां पे अपन दूरी लेंगे। क्या लेंगे? दूरी। y एक्स पर दाब, x एक्स पर दूरी, और यहां से लेकर यहां तक लैम्डा दूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? लैम्डा। और मित्रों, ये यहां से इसका ये अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन है, सॉरी अधिकतम आयाम है। क्या ये अधिकतम आयाम है? तो पहले हम इसकी आवृत्ति के बारे में बात करते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति। तो मित्रों, एकांक समय में चाहे दोलन हो, कंपन हो, चक्रों की संख्या हो, एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? एकांक समय में दोलनों की संख्या। ध्वनि तरंग की आवर्ती कहलाती है। और मित्रों, इसे न्यू से दर्शाते हैं। आपको मैं बता देता हूं, ये वेग है, इसे अपन न्यू कहते हैं। न्यू, न्यू का तात्पर्य आवर्ती से। इस तरह का सिंबल ऐसे होता है ना, उसको अपन न्यू बोलते हैं। अब बात करते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक 1/सेकंड या हर्ट्ज होता है। तो ये तो अपने आवर्ती पढ़ा। अब बात करते हैं अपन आवर्त का। आवर्त का टाइम पीरियड, आवर्त का ये क्या होता है? माध्यम में कंपन, माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा एक चक्कर, एक कंपन या दोलन
लगा समय, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। मैं यहां पे लिख देता हूं मित्रों, आवर्तकाल को अपन टी से निरूपित करते हैं, कैपिटल टी से। यहां पे आवर्तकाल को दर्शाएं तो ये 0, यहां पे T/4, यहां पे 3T/2, 3T/4, देखिए जरा, यहां पे T/2, 3T/4, यहां पे T। यहां से लेकर यहां तक हमने एक दोलन पूरा किया, एक दोलन एक चक्कर। जैसे कि ये ऊपर वाला, ये आधा चक्कर हुआ, नीचे वाला पूर्ण चक्कर हुआ। यहां से लेकर यहां तक हमने क्या किया? पूर्णतः एक दोलन पूरा किया है। इसका आवर्तकाल कैपिटल टी है। और आवर्तकाल का मात्रक मित्रों सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध। आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के अपोजिट होती है। आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध क्या होता है? आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आवर्तकाल को अपन कैपिटल टी से दर्शाते हैं, इसी न्यू से दर्शाते हैं। ये आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध है। अब अपन बात करते हैं आयाम की। इसके अंदर ये नया शब्द ए आया है, आयाम। आप साथ साथ में लिखते जाना ताकि आपके नोट्स पूर्ण हो। आयाम, आयाम क्या होता है? तो आयाम के बारे में बात करें तो मूल स्थिति, जैसे ये यहां से मूल स्थिति से, मैं लिख देता हूं मूल स्थिति। क्या? मूल स्थिति से माध्यम, हमने यहां से स्टार्ट किया। मूल स्थिति से माध्यम के कंपन का अधिकतम विस्थापन, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां पे अधिकतम विस्थापन हो गया। फिर ये धीरे धीरे विस्थापन कम होता जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, फिर यहां से फिर बढ़ता है, यहाँ पे अधिकतम हो जाता है, यहाँ पे फिर 0 हो जाता है। यानी मूल स्थिति से, जैसे ये मूल स्थिति से अधिकतम विस्थापन, मूल स्थिति से माध्यम के कंपन का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। इससे कैपिटल ए या कई बार इसे स्मॉल ए से भी दर्शाते हैं। अब बात करते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल को भी हमने मात्रक दिया था, इसका मात्रक सेकंड है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज या 1/सेकंड होता है, तो इसका भी कुछ न कुछ मात्रक होगा। आयाम का मात्रक, आयाम का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। आयाम का मात्रक मीटर है। ये यहां से लेके यहां तक क्या है? दूरी तो है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर होता है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद अपन ध्वनि के अभिलक्षण पढ़ेंगे।
दोस्तों V बराबर, आपने देखा होगा जब अपन वेग निकालते हैं तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अपन वेग को किस लिखते हैं, v से। यहां पे दूरी क्या है, यहां पे दूरी लैम्डा है, इसको अपन लैम्डा बोलते हैं। यहां पे दूरी क्या है, लैम्डा। समय क्या है, समय यहां पे हमारे पास कैपिटल टी आवर्तकाल है, ये लो जी। और हम जानते हैं, अभी अभी पढ़ा है, 1/t क्या होता है, आवर्ती। तो v बराबर लैम्डा न्यू। ये इसके अंदर एक संबंध होता है, इसे अपन तरंग समीकरण कहते हैं, इससे तरंग समीकरण कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की तरंग समीकरण क्या है, तो आप कह दो v बराबर लैम्डा न्यू या फिर v बराबर लैम्डा बटा टी। और एक आपको मैं खास बात बता देता हूं कि ये जो ध्वनि की जो तरंग समीकरण है, ये सभी तरंगों पे लागू होती है। क्या होती है, ये सभी तरंगों पे लागू होती है। अगर अपन v को नियत करें तो लैम्डा के मान में वृद्धि करेंगे तो आवृत्ति घटेगी, और आवृत्ति के मान में वृद्धि करेंगे तो लैम्डा का मान कम होगा। अब अपन ध्वनि के अभिलक्षण पढ़ेंगे। अब अपन आज के लिए दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, और कल का जो अपने पास वीडियो होगा उसमें हम ध्वनि के अभिलक्षण पढ़ेंगे। ध्वनि का जो अभिलक्षण है उसके अंदर हम आवर्ती, तीव्रता, तारकत्व व ध्वनि की प्रबलता, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें से कुछ पूछना हो, कोई डाउट रह जाता है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रत्येक डाउट का आपको जवाब मिलेगा। और आज के लिए इतना, धन्यवाद।